वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आज आप देख सकते हैं आप लोगों का सामने है स्मार्ट बोर्ड। जैसे मैं आप लोगों को कहा था स्मार्ट बोर्ड में आप लोगों के लिए क्लास में प्रोवाइड करूंगा, तो फाइनली मैं स्मार्ट बोर्ड आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे अच्छा क्वालिटी का, सबसे अच्छा ब्रांड का स्मार्ट बोर्ड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करूंगा। इतना दिन से मैं क्लास प्रोवाइड करता था तो उसमें जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, तो फोन में कितना जगह हमें मिलता था, तो समझाने का उतना अच्छा व्यू आप लोगों को नहीं देखने को मिलता था। बट अभी आप लोगों के लिए क्या होगा, इतना बड़ा जगह है, इसमें हम आप लोग को और भी अच्छा से समझा पाएंगे। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे कोई भी मॉडल है या कोई भी चीज है, जैसे आप लोग को कुछ डायग्राम दिखाना पड़ेगा तो और भी अच्छा से मैं प्रैक्टिकली इसमें दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों का सामने कैमरे का सामने आ गया हूं। ठीक है, तो अभी तो इस सेटअप को करने में बहुत ज्यादा मेरा दिक्कत हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब से डीआरडीओ के एग्जाम खत्म हुआ उसका बाद मेरा टारगेट था कि स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए, क्योंकि इतना महंगा चीज है और इसको ऑर्डर करना पड़ता है बहुत दूर जगह से, इसके लिए इतना फिनेंशियल चीज भी जरूरत होता है, तो फिनेंशियल प्रॉब्लम भी था। इसका बाद नॉट ओनली स्मार्ट बोर्ड का साथ साथ इसका कैमरा का डीएसएलआर, इसका बाद लैपटॉप, तो सभी चीज का टोटल सेटअप करने का और स्टूडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रेस गया है। और मैं एक महीना से बहुत ज्यादा इसमें टेंस था कि क्या होगा, क्या कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का बात था। तो आप लोग सपोर्ट किए थे, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड लेके आ पाया हूं और आप लोग के लिए क्लास में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो भी टेंशन मेरा था तो अभी तो खत्म हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और नया नया अभी स्टूडियो को मैंने ओपन किया हूं, तो इसका लाइट सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लाइट सेटअप सबसे मेन चीज होता है स्टूडियो का, तो जिसमें आप लोगों को और भी अच्छा व्यू मिलेगा लाइट सेटअप में। ठीक है, तो लाइट सेटअप धीरे धीरे मैं इंप्रूव करूंगा, और भी कुछ चीजें जिसमें अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्यूब लाइट है इसीलिए, तो धीरे धीरे जितना हो सके मैं इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा। और फाइनली मैं आप लोगों के लिए आज एक थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूंगा। थ्योरी क्लास में कौन सा क्लास है, देखो सबसे पहला बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे को स्मार्ट बोर्ड चलाना उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मैं इसको घर पे इंस्टॉल करवाया हूं, तो घर पे मैंने स्टूडियो बनाया हूं। मैं जो काम करता हूं उधर मैं क्वार्टर में रहता हूं, और जब भी मेरे को 2-3 दिन बाद टाइम मिलता है मैं घर पर आ जाता हूं। घर पर आके मैंने रिकॉर्डिंग कर लेंगे और रिकॉर्डिंग करके एक दिन आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। तो अभी तो नेट का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई सिस्टम भी उसमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, घर से शहर बहुत दूर है, तो उसमें भी इंस्टॉल करने के लिए भी हमें और भी दिक्कत फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दूर जगह से वाईफाई आएगा, तो वाईफाई लाएंगे तो और भी अच्छा आप लोगों के लिए हो पाएगा, और भी अच्छा चीज क्या क्या हो पाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मेन चीज है आप लोगों के लिए मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा। स्मार्ट बोर्ड हमें उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि पहला बार मैं ट्राई कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं ट्राई नहीं किया हूं, क्योंकि मैं 10 दिन पहले मैक्सिमम 10 दिन पहले मैं इसको रिसीव किया हूं। ठीक है, तो जितना हो पाएगा हमसे मैं उतना आप लोगों के लिए समझाने का कोशिश करूंगा। और पहला दिन है, इसीलिए कहां मार्कर है, कहां इरेजर है, हो सकता है कभी नहीं मिले तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर लूंगा। और जो भी मेरा सपोर्टर है, जो भी मेरा फैंस है, वो सभी स्टूडेंट को शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि इस जगह में है मैं आया हूं। ये भी मेरा टारगेट था, मैं आप लोगों को ऑलवेज कहता हूं कि टारगेट फिक्स करो, टारगेट फिक्स होगा तभी आप लोग जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। देखो मेरा टारगेट था, मेरे को स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना है, आप लोगों को और भी अच्छा से पढ़ाना है। स्मार्ट बोर्ड मेरा सामने आ गया है, ठीक है, तो ये टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। टारगेट अगर फिक्स नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पेन का बात है, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, जो भी है रुको थोड़ा सा। ठीक है, मैं दिखाता हूं, नया नया चीज है, कुछ आता भी नहीं है हमें। हाँ, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं, इसमें से कंट्रोल होगा, तो इसमें से आप देख सकते हैं, मैं अगर लिखूं तो आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, इसका थिकनेस को भी बढ़ा देता हूं, तभी आप लोग और भी अच्छा से समझ में आएगा दूर से जब भी मैंने कुछ लिखूंगा। ठीक है, और इसमें क्लीन भी हो जाएगा। तो अभी मैं एनपीसीएल के लिए क्लास प्रोवाइड करूंगा। देखो एनपीसीआईएल
एनपीसीएल का 3 यूनिट का तरफ से अभी रिक्रूटमेंट आया है। इसके बाद बार्क का भी रिक्रूटमेंट आएगा, बीएआरसी का भी रिक्रूटमेंट आएगा। इसका बाद आप लोग का एनएफसी का भी ह्यूज वैकेंसी आएगा, और भी जो भी पोस्ट है आईजी का धीरे धीरे उसका भी रिक्रूटमेंट आएगा। मतलब डीएई का जितना भी सेक्टर है, डीएई का जितना भी सेक्टर है, सभी सेक्टर का तरफ से रिक्रूटमेंट आएगा, और इसका सभी का एग्जाम पैटर्न सेम होता है। आप लोग जानते हैं उसमें सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रीली होता है। उसका बाद होता है आप लोग का एडवांस टेस्ट मतलब स्टेज 2, और तीसरा होता है आप लोग का स्टेज 3 स्किल टेस्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट का दिक्कत होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में बहुत सारा स्टूडेंट फेल हो जाता है, और फेल जब भी हो जाता है आप लोग सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। इसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को मैं और भी अच्छा से आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करवाऊंगा, और इसके लिए भी टेस्ट सीरीज आ रहा है। उसमें आप लोग का 50 सेट टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा ओनली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, क्योंकि जब भी आप लोग आईजी का जाएंगे, चाहे आप लोग एनपीसीएल का, बीएआरसी का, कोई भी जगह में एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग को वही सब चीज को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ये जो 50 टेस्ट सीरीज होगा तो इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे, तो आप लोग कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो उसी से क्वेश्चन आपको कॉमन आएगा। और एक बात आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में 40+ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्लास मैंने प्रोवाइड किया हूं, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे एनएफसी का प्रीवियस ईयर पेपर है, एचडब्ल्यूबी का प्रीवियस ईयर पेपर है, बीएआरसी का मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो सब मैंने कलेक्शन करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया, जिसमें 40 वीडियो है। चलिए इस वीडियो आप लोग इसको भी आप लोग इस वीडियो को भी देखना पड़ेगा, ये सब वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जब मैं पहला बार शुरू करूं तो धीरे धीरे सब एक एक चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैं ब्राउजर सेक्शन में अगर चले जाता हूं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको चेंज कर देते हैं और ब्राउजर में हम आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि नया नया चीजें हमें भी उतना अच्छा से नहीं पता है, थोड़ा टाइम हमें लगेगा, इसको हम सीख लेंगे अच्छा से। ठीक है, तो टेक मैकेनिकल का कहां से आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लास मिल जाएगा, तो इधर सर्च बार कहां गया, सर्च बार में आपको दिखाता हूं, ये सर्च बार है। ठीक है, तो टेक मैकेनिकल लिखते हैं, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसमें आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पे जाना पड़ेगा। इसका बाद आपका जो शॉर्ट्स है ये जो है, तो इसमें आपको एक एक करके और भी चीजें शायद, हाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा। आप लोग को मोबाइल में और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट पे जब भी जाएंगे इस पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए डीआरडीओ के लिए है, सब प्लेलिस्ट में मैं दे के रखा हूं। ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसमें कवर किया हूं। तो डीएई के लिए कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पेपर एनालिसिस, इसमें भी 41 वीडियोस हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, और डीएई के लिए नीचे आना ही पड़ेगा, एनपीसीआर पीवीएसआर क्वेश्चन पेपर, इसी से भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, डीएई एडवांस टेस्ट स्पेशल में आप लोगों का डीएई का पीवीएसआर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितना वीडियो है, 40 टोटल आप लोगों का वीडियो इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो पेपर मैंने डिस्कशन करूंगा, एनपीसीएल काकड़ापाड़ा प्लांट ऑपरेटर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। नाम सुनकर आपको लग रहा है प्लांट ऑपरेटर का पेपर है, तो हम क्यों पढ़े? प्लांट ऑपरेटर, वर्क असिस्टेंट, स्टाइपेंड, ट्रेनिंग, सभी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है, क्वेश्चंस लेवल सेम होता है। सेम क्वेश्चंस आपको प्रीली में पूछा जाता है। तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। नॉर्मली एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों का किसी का पास भी नहीं है, मतलब 99% स्टूडेंट का पास पीडीएफ नहीं है, तो हमें मिला है आप लोगों के लिए, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास में और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो जैसे आप लोग सपोर्ट करते तो वैसे आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, जब भी नीचे आएंगे एग्जाम कोड आपको मिल जाएगा। सॉरी, पेन ले लेते, वेट कीजिए, हाँ पेन ले लिया। एग्जाम कोड आपको देखने को मिलेगा, वर्जन और एग्जाम डेट देखिए 10 नवंबर 2019 में था और एग्जामिनेशन टाइमिंग आपके लिए 2 घंटा का दिया गया था, लेकिन जनरली इसमें 1 घंटा दिया जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ओके, सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोग का मैथ से क्वेश्चन था। तो मैथ से, वेट थोड़ा सा, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहला मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया था फॉर ए कोन एंड ए सिलेंडर, मतलब एक कोन है और एक सिलेंडर है, उसका रेडियस का रेशियो क्या दिया है, मतलब कोन का रेडियस होगा R1 और सिलेंडर का रेडियस होगा R2। इसका वैल्यू दे दिया 4:3, मतलब कोन का रेडियस होगा 4 और सिलेंडर का रेडियस होगा 3। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। और इधर आपको हाइट का भी रेशियो दे दिया है। ठीक है, हाइट इधर आप देख सकते हैं, कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट हो जाएगा 3 और सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया। इसमें आपको बोला है कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोन क्या होता है, कोन इस टाइप का होता है, शंकु जो होता है आप लोग जानते हैं इस टाइप का होता है। तो इसका जो रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना बोला है, रेडियस 4 बोल दिया है। ठीक है, रेडियस इधर 4 बोला है और इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 3। सॉरी, ये तो स्लैंट हाइट हो गया, ये जो हाइट होगा, ये हाइट ब्रास में यूज करता हूं, सॉरी वेट कीजिए। तो एक्चुअली ये जो हाइट है, ये हाइट कितना बोला है, ये हाइट बोला है 3। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर किस टाइप का होता है, सिलेंडर इस टाइप का होता है, जैसे पाइप होता है। ओके, तो इसका रेडियस दे दिया है 3, तो ये जो रेडियस होगा ये होगा 3 और इसका जो हाइट होगा इधर से इधर ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको इधर ऐसे लिखना है, कोन इज टू सिलेंडर। ठीक है, कोन इज टू सिलेंडर, और इधर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r²h। ठीक है, तो इधर आप देखिए पाई पाई तो ऐसे तो कट हो जाएगा, पाई और पाई क्या हो जाएगा, आप लोग इसको कट पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा, इसको आप लोग हटा दीजिए, ये दोनों कॉमन है। तो इसमें जो 3 है, 3 कहां जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इधर r²h इज इक्वल टू 3r²h ऐसे हो गया। ठीक है, इसका बाद रेडियस और हाइट का अलग अलग वैल्यू दिया है। तो इधर कोन का रेडियस क्या दिया था, कोन का रेडियस 4 दिया था। ठीक है, तो कोन का रेडियस दिया था कितना, 4 दिया था, तो इधर हो जाएगा 4² और इसका हाइट कितना दिया था 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 3 तो है इंटू इसका रेडियस दिया था, सिलेंडर का रेडियस था 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट दिया था 2, तो इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर टोटल कितना आएगा, अब देखिए 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज 2 हो जाएगा। इधर आप देखिए 3 इंटू 3 3 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो 3 3 इसको भी आप लोग कट सकते हैं और इसको बाद आप लोग अगर 2 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, इज टू 9 आ जाएगा। तो 8 इज टू 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आंसर की में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो देखो जब भी टीआई का एग्जाम होता है तो मेंसुरेशन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेंसुरेशन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 3D से पूछे जाते हैं। 3D मतलब आप देख सकते हो 3 डायमेंशनल जो व्यू होता है, जैसे सिलेंडर होता है, इसका बाद शंकु क्यूब होता है, इसका बाद शंकु होता है मतलब कोन होता है, प्रिज्म होता है। तो इन सब से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है। 2D से बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, इसका बाद इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने खुद सीखा हूं, जो इंस्टॉल करके दे के गया है उतना अच्छा से हमको समझाया नहीं, क्योंकि इंस्टॉल किया भाग गया, तो हमने खुद धीरे धीरे इसको सीख रहा है। ठीक है, तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 176। 176 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर दिया है 2, तो आपको मैं बता देता हूं इसको क्या कैसे करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपका जो दिया है 176, तो 176 इसमें जो दिया है 176, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टरिज्म करना पड़ेगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 8 16, 2 8 16, 244, 2 22 2 11। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे, तो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा बार कौन सा संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले उसको तोड़ लेना है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसका बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, इफ ₹3250 is to be divided among Ajay, Satta and Vijay in the ratio of 1/2 is to 1/3 is to 1/4, then find the respective share of each। मतलब टोटल कितना मानी है, टोटल इन लोगों का पास मानी है 3250 रुपया इन लोगों का पास है, और उसमें उन लोगों का कितना परसेंटेज शेयर है, तो उसमें रेशियो दे दे, शेयर का रेशियो दे दे 1/2 1/3 और 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन को सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर रेशियो में, और जब ये रेशियो में आपको मिल जाएगा शेयर, उसका बाद ये जो टोटल इसको डिवाइड करना है, ये जो पैसा उसको मिला है तीनों लोगों को, तो एक एक लोगों को कितना मिलेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं, वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ओहो, इसका नेक्स्ट पेज होगा, तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं इसको आप लोगों को समझा देता हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसका फंक्शन हमें समझ में तो बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो दिया है अजय, सत्य और विजय, तो आपको लिख लेना है अजय इज टू सत्य इज टू विजय। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा धीरे धीरे, मैं आप लोगों को पहला वीडियो है इसीलिए बता रहा हूं, धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और वीडियो में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे डीए का कोई भी यूनिट में, एनपीसीएल के एग्जाम, तारापुर का एग्जाम भी आप लोग का हो जाएगा, उसका प्रीली एग्जामिनेशन, सॉरी तारापुर का तो अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, नरोड़ा का एग्जामिनेशन हो जाएगा, सिर्फ प्रीली एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या दिया है, 1/2 is to 1/3 is to 1/4 दिया है। ठीक है, तो ये तो रेशियो दे दिया है। ठीक है, शेयर का रेशियो, तो जब भी ऐसे आपको नॉर्मल रेशियो क्या था 2:3:4 ऐसे देता तो अलग होता, लेकिन इसमें फ्रैक्शन से दिया तो क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम कर लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो भी है, तो 2 3 और 4 इसको एलसीएम करेंगे तो 2 से जाएगा 1 3 और 2, तो 3 2 6 into 2 मतलब 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इसको एलसीएम आ गया 12, तो एलसीएम जो है इसका साथ मल्टीपल कर देना पड़ेगा। ठीक है, सभी का साथ मल्टीपल कर देना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 6 आ जाएगा, इज टू 4 आ जाएगा, इज टू 3 आ जाएगा, मतलब तीनों का शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4:3। ठीक है, और इन तीनों को टोटल कितना रुपया मिल रहा है, 3250 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला है एक एक आदमी को कितना मिलेगा, तो अजय का कितना मिलेगा, तो अजय को मिलेगा, अजय
तो टोटल कितना मनी है 3250 और इसका रेशियो कितना दे दिया आ जाएगा 6, तो 6 डिवाइड बाय इन तीनों का जोड़फल क्योंकि तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो 6 प्लस 4 प्लस 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3250 इंटू 6 बटा 10 13, ठीक है। इसका बाद वैसे जो सत्या के दिया है सत्या के भी आप लोग का हो जाएगा 4, तो 3250 इंटू 4 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो ऐसे सत्या का आ जाएगा और इधर जो लास्ट में दिया विजय का 3 हो जाएगा, तो 3250 इंटू 3 नीचे हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग काटा काटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 2 26 हो जाएगा और 5 13 65, तो 250 इंटू 6 मतलब क्या हो जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर 1500 मिलता है तो इसको भी काटेंगे तो 250 हो जाएगा, इसको 1000 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, इसको अगर आप लोग काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 250, मतलब इसको मिल रहा है 750, ठीक है। तो 1500 1000 और 750, तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन जो सबसे नीचे है, सबसे पहला जो ऑप्शन है मैं क्लीन कर देता हूं, पहला जो ऑप्शन है 1500 1000 और 750, तो ये शेयर में ये पैसा बटेगा तीनों में से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 फॉर 2.5 इयर्स एट 2% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर अच्छा से पढ़ के जाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर बहुत ही आसान होता है एनपीसीएल बाकी जगह का, बट बीएआरसी का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, बीएआरसी का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कैंडिडेट फेल हो जाता है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था बीएआरसी में तो उसमें सेकेंड स्टेज के लिए जस्ट 30 लड़का पास हुआ था और अकेला मैं जनरल था, मतलब अनडिजर्व कैटेगरी में मैं बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको ध्यान से पढ़ना है और सबसे ज्यादा भी अगर देखते हैं तो बीएआरसी एनपीसीएल इन सभी से रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो इसमें आपको दिया है ₹1500 की राशि पर 2% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 2%। अगर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% होता है तो ईयरली क्या हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा टोटल 12 मंथ इंटू 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टोटल ईयरली हो जाएगा 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको निकालना है। इधर तो आपको दे दिया 2%, क्या दिया है आपको, बोला मंथली सिंपल इंटरेस्ट बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, बट आपको ईयरली निकालना पड़ेगा। तो ईयरली निकालने के लिए आपको 12 मंथ से 2% को मल्टीपल कर देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया है 24%, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1500, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया है R इज इक्वल टू आपका आ गया 24%। इसका बाद टाइम आपका आ गया है 2.5 इयर्स। तो आपको निकालना क्या है, आपको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इधर आपको प्रिंसिपल दे दिया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24, टाइम 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स डिवाइड बाय 100, तो 100 आपको इससे कट देना है, ठीक है। तो इसको जब भी आप लोग काटाकाटी करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 900। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं जैसे मैं आप लोग को बताया हूं। तो इसका साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 900 रुपीज, ठीक है।
तो इसका आंसर की में भी आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर इसमें माना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, A and B can do a certain job in 5 and 4 days separately. What part of work can be done if both work together in one day? तो इसमें आपको बोल रहा है A और B दो आदमी हैं, A एक काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और B सेम उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो एक दिन में दोनों कितना काम कंप्लीट करेगा? एक दिन में तो पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो टोटल कितना पार्ट काम कंप्लीट होगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर आपको ए और बी का कितना टाइम लगता है वो आपको दिया है। तो टोटल काम कितना है, टोटल लेट द टोटल पार्ट ऑफ वर्क इज आपको मान लेना है 1। ठीक है, मतलब टोटल जो काम है, जिस काम का बात कर रहे हैं वो 1 है, 1 पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते ए 5 दिन में जो बोल रहा था एक काम को पूरा कंप्लीट करता है, मतलब 1 पार्ट काम पूरा करता है। तो इधर आप लोग ऐसे कर सकते ए, तो इधर ये कितना दिन में कर रहा था, 5 डेज में 1 पार्ट काम कर रहा था। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 1/5 पार्ट काम हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। और बी के लिए भी सेम टू सेम आपको लिखना है। बी के लिए क्या हो जाएगा, बी 4 दिन में एक, तो 4 डेज में 1 पार्ट काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो देखो दोनों का एक दिन का काम का वैल्यू आ गया है। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी अगर एक साथ काम करते हैं एक दिन के लिए, तो एक दिन में ए कितना करता है, 1/5 पार्ट करता है, 1/5 पार्ट, और बी कितना करता है, 1/4 पार्ट। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इधर ऊपर में 4 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 20, मतलब ए और बी मिलकर का दोनों मिलकर काम करता है, तो एक दिन में 9/20 पार्ट काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर की में सी राइट आंसर दिया है, और सी में आप देख सकते हैं 9/20 दिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, हाउ लॉन्ग विल ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है एक ट्रेन का लेंथ कितना दे दिया है, 150 मीटर एक ट्रेन का लेंथ है, और 200 मीटर एक प्लेटफॉर्म का वो क्रॉस करेगा। तो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया है, ये जो प्लेटफॉर्म आपका दिया 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए 150 मीटर ट्रेन का टोटल कितना टाइम लगेगा अगर उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको क्या करना है, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर डायरेक्टली आप लोग मल्टीपल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, 5 अपॉन, थोड़ा सा वेट कीजिए, इधर आपको हो जाएगा 60 इंटू 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग मल्टीपल करते हो तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 6 320 3 2 इधर 2 3 मतलब इधर 3 हो जाएगा, 10, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड निकल के आ गया है। आप लोग जानते हैं इधर आपको कितना क्या बोला, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक है, तो इधर तो स्पीड आपको निकाल के आ गया 50 अपन 3 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आपका निकाल के आ गया। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आप देखिए, जब भी कोई भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, मतलब हो जाएगा 350 मीटर। उसको टोटल कवर करना पड़ेगा। ऐसा अगर नॉर्मली कहता है कि ट्रेन एक खड़ा हुआ आदमी को क्रॉस कर रहे हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन का जितना लेंथ है, ट्रेन का जितना लेंथ 150 मीटर का लेंथ होता है, तो ट्रेन को जस्ट 150 मीटर ही डिस्टेंस तय करना पड़ता। अगर ऐसे बोलते कोई भी पोल है या कोई भी टेलीग्राफ पोस्ट है, उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो ट्रेन का जितना खुद का लेंथ है उतना ही उसको कवर करना पड़ता है। बट जब भी प्लेटफॉर्म का बात करता है तो प्लेटफॉर्म जब भी बोल देता है तो इसका जो लेंथ है और ट्रेन का लेंथ दोनों मिला के जो डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस ट्रेन तय करता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 350। तो इधर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इधर आपका हो जाएगा 350 अपन स्पीड आपका आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। तो इधर आप लोग कैसे कर सकते हैं, 350 इंटू 3 अपन 50, तो इधर 7 आ जाएगा, तो इधर 21 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो 21 सेकेंड कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं आंसर की में भी राइट दिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक चीज आप लोगों को मैं समझाऊंगा और मेन चीज होता है इसको अच्छा से समझना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको ये सब चैप्टर कोई कवर नहीं करता। नॉर्मल तो आपको टेक्निकल तो समझा देता है, टेक्निकल समझाना उतना मुश्किल काम नहीं होता है। टेक्निकल का एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसको आप लोग अगर ध्यान से केयरफुली पढ़ते हैं तो 5 से 6 महीने में आप लोग पूरा टेक्निकल को कवर कर सकते हैं। पर नॉन टेक्निकल का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, पढ़ना पड़ता है कहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है द मार्केट प्राइस is 20% above the cost price. If there is no discount, then they are easy. देखो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसमें हम लोग कोई भी चीज को खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है, सोचो ये पेन है, इसको अगर हम लोग 100 रुपए में खरीद रहे हैं, ये होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें कोई भी एमआरपी नहीं लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिखा है, तो एमआरपी नहीं लिखा है, इसीलिए हम लोग एक स्टिकर लगा के इसका प्राइस हम लोग लिख दिए 120। मतलब कितना हो गया मेरा मार्क प्राइस, मतलब मैं मार्क किया हूं कितना प्राइस में, 120 रुपया में किया है। तो टोटल मेरे को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं 100 रुपये में इसको खरीदा है और 120 रुपया में हमने मार्क प्राइस रखा है। तो जब भी आएगा कोई भी कस्टमर बोलेंगे इसका प्राइस है 120 रुपया, उसको भी पता नहीं चलेगा तो ले लेगा, तो मेरे को कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो इसमें आपको वही बोल रहा है, मार्क में ले लेता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कोई भी एक चीज का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये पेन का मैं बात करूं तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता है और इसका मार्क प्राइस जब भी हम लोग इसको मार्क कर रहे हैं तो उसको हम लोग 20% अबव लिख रहे हैं। तो 100 का 20% का तो 20 होता है, तो टोटल हम लोग लिखेंगे कितना, 100 प्लस 20 मतलब 120 रुपया हम लोग लिखेंगे। तो उसमें अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, एक्चुअली हम लोग मार्क प्राइस में ज्यादा लिखते हैं उसके बाद डिस्काउंट देते हैं, बट सेल्समैन क्या कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर में भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं क्लीन करता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, of the 4 numbers the first is 2 times the second and the second is 1/3 the third is 5 times the fourth, the average of the number is 24.75, find the largest of these numbers। तो ये आपका एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। एवरेज चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको एकदम लास्ट से शुरू करना है, ठीक है।
तो एकदम लास्ट में आपको क्या दिया है, एकदम लास्ट में आपको दिया है फोर्थ का, ठीक है। तो फोर्थ का अगर आप लोग वैल्यू पकड़ लेते हैं, फोर्थ का अगर वैल्यू आप लोग पकड़ लेते हैं, जो 4 नंबर है, 4 में से फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ है x, ठीक है। इसका बाद बोला है कि जो थर्ड नंबर है वो 5 टाइम्स ऑफ द फोर्थ, मतलब जो थर्ड नंबर होगा THIRD, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ नंबर है उसका 5 टाइम्स, मतलब 5x हो जाएगा, ओके। इसका बाद क्या बोला, पीछे से इसको करना पड़ेगा। इसका बाद बोला है सेकेंड इज 1/3 द थर्ड, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, जो थर्ड है उसका 1/3, तो ये थर्ड नंबर था, उसका 1/3 मतलब 5x डिवाइड बाय 3। और जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या बोला है आपको, फर्स्ट इज 2 टाइम्स द सेकेंड, तो इधर आप देखिए सेकेंड क्या है 5x/3, इसका 2 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा 10x/3। तो इन चारों का एवरेज कितना दिया है, 24.75 दिया है। तो एवरेज जब भी दे देता है उसका टोटल भी आप लोग निकाल पाएंगे। तो आप देखिए इधर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर आपका सबसे पहले है 10x/3 प्लस 5x/3 प्लस 5x प्लस इधर हो जाएगा आपको फोर्थ में x इजिकल टू, इधर आपको क्या बोला है चारों का एवरेज, तो डिवाइड बाय 4 इजिकल टू हो जाएगा 24.75। इधर 24.75 मैंने लिखा है, तो शायद आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इधर 24.75 मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, इधर क्या हो जाएगा, ये जो 4 नीचे है तो 24.75 का साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा। तो इधर आपको क्या हो जाएगा 10x/3 प्लस 5x डिवाइड बाय 3 प्लस 5x प्लस x इजिकल टू हो जाएगा आपका 99, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट कैलकुलेशन करके रखे हैं, क्योंकि इधर अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ओके। तो इसको जब आप लोग एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका बाद 10x प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3x, ठीक है। तो इतना तो आपको आ गया, इजिकल टू क्या हो जाएगा 99, ओके। तो इसका बाद आपको ऐड करने का बाद मैं आपको दिखाता हूं, टोटल इधर आ जाएगा आपका 33x इजिकल टू आपका आ जाएगा 99 इंटू 3, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल हो जाएगा 99 इंटू 3 अपन 33, तो 33 से कटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो टोटल x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो x का वैल्यू 9 आ गया, मतलब चारों नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट नंबर इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप देखिए लार्जेस्ट नंबर इनमें से 5x हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब छोटा है। तो 5x मतलब 5 इंटू 9 तो 45 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 45। तो आंसर की में भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज का मैथ है चाहे साइंस है, मैं सॉल्यूशन आप लोग को देता हूं, कोशिश करता हूं जितना हो सके आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, ठीक है। इसमें आप हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है Bhuban, Sushil and Raju invested ₹3,000, 2,000 and 5,000, ओके। तो इन्वेस्टमेंट का बात फिर से कर रहे हैं, जिसमें भुवन, सुशील और राजू ने 3,000, 5,000, 3,000, 2,000 और 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसमें बोला है एक फर्टिलाइजर एंड सीड का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 1 साल बाद बिजनेस करने के बाद तो सब प्रॉफिट देगा, लाभ देखेगा। कितना टोटल लाभ हुआ है, 4,000 रुपया का उन लोगों का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला राजू का शेयर कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट में से। देखो जब कोई भी कंपनी हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें सब इन्वेस्ट करता है, सामान इन्वेस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कम बेसी इन्वेस्ट करता है। जैसे आप लोग जानते हैं अभी सोनी टीवी पे जो हो रहा है शार्क टैंक, तो उसमें क्या होता है इक्विटी का होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें उतना परसेंटेज उसको शेयर मिलता है। तो इसमें भी एक कंपनी उसको खोलने के लिए 3 फ्रेंड्स मिलकर फर्टिलाइजेशन सीड कंपनी खोलने के लिए, एक ने भुवन ने 3,000, सुशील ने 2,000 और
राजू ने 5000 का मतलब 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे मैं पहले आपको इस एक क्वेश्चन में करके समझाया हूं। ओके, तो सबसे पहले भुवन BHUVAN भुवन इस टू आपको करना है सुशील इस टू राजू। ठीक है, तो तीनों का इन्वेस्टमेंट क्या था 3000, 2000 और 5000। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जब भी आप लोग करेंगे तो 3:2:5 आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो जब प्रॉफिट किया है 4000 रुपया का प्रॉफिट इसने किया है तीनों मिलके, तो इसमें राजू का प्रॉफिट कितना होगा, तो राजू का रेशियो कितना होगा, शेयर का रेशियो आप देख सकते हो 5 हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इसका हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हुआ था 4000 उसके साथ राजू का, और टोटल कितना तीनों मिलके किया था 3 + 2 + 5 मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग काटेंगे तो 400 मतलब टोटल 2000। तो 4000 में से 2000 किसको मिल जाएगा, राजू को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर की में भी ये राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया हूं। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप पढ़ सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी वेट कीजिए थोड़ा सा, इसमें बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 36, 2 नंबर के गुणनफल 36 है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम, मतलब इन दो जो नंबर है जिसको मल्टीपल करने के बाद 36 वैल्यू आ रहा है, तो उन दोनों नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मतलब उनके योग का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 36 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर से आपको तोड़ लेना पड़ेगा। तो 2 हो जाएगा 18, इसके बाद 2 हो जाएगा 9, 3 और 3। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग करते हैं तो एक हो सकता है 2 × 2 = 4 × 9, तो 4 × 9 हो सकता है। ओके, तो इन दोनों का अगर दो संख्या का जोड़ करते हैं तो टोटल कितना आएगा 13 आएगा। और एक हो सकता है 2 × क्या हो जाएगा 339 × 2 मतलब 2 × 18 हो जाएगा, मतलब 36 हो रहा है। इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसके बाद और भी हो सकता है 2 × 4 × 3 मतलब 12 × 3, 12 × 3 अगर करते हैं तो क्या होता है, वो भी 36 होता है। इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो इधर 15 आता है। ओके, और एक होता है 6 + 6, तो 6 × 6 में आप लोगों को 36 तो मिल रहा है, और 6 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब आप देखिए 36 तो हम लोग इन 4 में से 4 पद्धति में से उसको हम लोग कर सकते हैं, बट साम किसका सबसे कम आएगा, 6 + 6 अगर आप लोग करेंगे तो उसका साम आएगा 12, और 6 × 6 करेंगे तो 36 भी आ रहा है। मतलब सबसे न्यूनतम वैल्यू किसमें आ रहा है, या सबसे न्यूनतम साम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो इधर 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एक तो क्वेश्चन पूछे गए, जो अब टॉपिक देख रहे ना इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, क्योंकि इसका जो सिलेबस है सेम है। सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफिकेशन है, इसको आपको करना है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए बॉडमास का रूल, BODMAS। ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, उसका बाद होगा ऑफ का काम, उसका बाद होगा डिवीजन का काम, भाग का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का गुण का काम होगा, मल्टीप्लिकेशन, और इसका बाद होगा एडिशन जोड़ का काम होगा, लास्ट में होगा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट है, तीनों में ब्रैकेट है, तीनों में ही ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। तो आप लोग ब्रैकेट का काम इसको कर लीजिए। इसका ब्रैकेट का काम अगर आप लोग करते तो आ जाएगा आपका 21,
माइनस इसको अगर आप लोग करते, मैं आपको बता देता हूं इसका कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने जितना जाएंगे उतना ज्यादा लेट होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्रोसेस हमें एक्चुअली बताना है। देखो कैलकुलेशन में अगर गलती होता तो उस पर ज्यादा ध्यान देने का नहीं, कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में ऐड होता है तो इसका बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इसका बाद क्या, इधर जो आपको थर्ड ब्रैकेट दिया है इसमें भी ब्रैकेट का काम, तो थर्ड ब्रैकेट सबसे पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, उसका बाद होता है थर्ड ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर आपका जो दिया है ये डिवाइड बाय दिया है, मतलब डिवाइड का साइन दिया है, तो 5 डिवाइड बाय 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, -1 प्लस डिवाइड करके तो 1, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो आंसर की में भी दिया है इसका राइट आंसर ए। समझ में आ गया है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो देखो ऐसे छोटा करेंगे तो उतना अच्छा तुम्हें व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अच्छा कंटेंट आप लोग को मिल रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, वेट, हाँ धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ओ बाबा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोल रहे हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24,000 मीटर स्क्वायर, द साइड्स आर इन द रेशियो 5:3, व्हाट इज द ग्रेटर साइड। तो इसमें आपको बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 24,000 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं की अनुपात 5:3 है, 72 भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बोला है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक आयत है, तो इसका जो साइड है, तो एक साइड जो बड़ा वाला साइड है वो अगर 5 होता है और ये वाला साइड अगर 3 होता है, तो रेशियो आपको दिया है, और इसका एरिया भी आपको दे दिया है 24,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसमें जब इस रेशियो में देता है तो आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका साथ आपको 1 से मल्टीपल करना पड़ता है, मतलब एक साइड हो जाएगा 5x और दूसरा साइड हो जाएगा 3x। ठीक है, तो इसको फिर से अगर आप लोग रेशियो में करेंगे तो 1 से तो ऐसे भी हट जाएगा, तो 5:3 हो जाएगा। ओके, तो इधर आपका आ गया, लेंथ हो गया 5x और ब्रेथ हो गया आपका 3x। जब भी एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5x इंटू 3x, तो इसका वैल्यू कितना दे दिया, 24,000 इसका वैल्यू दे दिया है, तो इधर आपका आ जाएगा 15 x स्क्वायर इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 15 और x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रूट आपको तो आपको लास्ट में करना पड़ेगा, तो इसको अगर आप लोग काटा काटी करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका आ जाएगा 1600 आ जाएगा, तो 1600 का रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है, मतलब x का वैल्यू आ गया 40, तो आपको ग्रेटर साइड बोला है, मतलब जो 5x है वो ग्रेटर साइड है, तो 5 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला साइड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। तो आंसर की में भी दिया ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो थोड़ा सा मैं फास्ट आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। इसमें बोल रहा है ए वर्क्स 4 टाइम्स as fast as B. If B can do a job in 12 days, how many days will A take to do the same job? A B से 4 गुना तेज काम करता है, यदि B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो A उसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कितना दिन टाइम लगाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले A और B आपको लिख लेना है, A और B। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया है, बोला है ये वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। बी अगर 1 होता है तो ए कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, क्योंकि ए जितना स्पीड में काम करता है उससे 4 गुना स्पीड में, सॉरी बी जितना स्पीड में काम करता है ए उसका 4 गुना स्पीड में काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:1, ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी जिसका ज्यादा होता है
उसका काम करने का टाइम कितना होगा उतना ही कम लगेगा। तो टाइम का तब रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का साथ। मतलब एफिशिएंसी जिसका ज्यादा होगा उसका काम करने के लिए टाइम भी कम लगेगा, और एफिशिएंसी जिसका कम होगा उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एफिशिएंसी जो दिया है टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इधर इसका 4 हो जाएगा, इधर इसका 1 हो जाएगा। मतलब इसका एफिशिएंसी कम है, बी का एफिशिएंसी कम है इसीलिए इसका टाइम ज्यादा लग रहा है, और ए का एफिशिएंसी ज्यादा इसलिए इसका टाइम कम लग रहा है। तो इसका बराबर क्या बोला है, बी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेशियो में जब दिया है तो 4 किसका साथ समान है, 12 का साथ समान है। मतलब 4 को अगर हम लोग किसका साथ मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 का साथ मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको भी सेम टू सेम आपको करना पड़ेगा 3 से मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप देखिए इसमें बोला है ये कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हो, तो 3 दिन राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। एफिशिएंसी आपको निकालना है, टाइम उसका ऑपोजिट रेशियो हो जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका बाद अगर आप लोग इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है कि बी को 12 दिन टाइम लगता है। मतलब 4 × 3 आपको करना है, तो 3 से मल्टीपल करना है, इसको भी 3 से मल्टीपल करना है, तो 3 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका भी अगर आप लोग रेशियो निकालते हैं तो देखिए 3:4 मतलब 1:4 है, टाइम रेशियो सेम टू सेम ही आ रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, the speed of a boat in still water is 8 km/h. If the speed of stream is 2 km/h, what is the speed upstream? बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। देखो किसी भी अगर एक रिवर है, ठीक है, तो पानी अगर इस साइड से इस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई भी अगर बोट है, कोई भी अगर बोट या शिप है तो इसी डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या होगा, बोट का जितना स्पीड है और जो स्ट्रीम का जो स्पीड है धारा का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, और बोट का स्पीड का क्या करेगा, और भी बढ़ा देगा, क्योंकि स्रोत का या धारा का डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यही बोट अगर इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब ये आपका जो धारा का जो गति है या डायरेक्शन है वो अगर इस दिशा में जा रहा है, स्ट्रीम अगर इस दिशा में जा रहा है और बोट अगर इस दिशा में जाने का कोशिश करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं धारा के विपरीत दिशा, मतलब अपस्ट्रीम हम लोग उसको कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो बोट का जो जितना स्पीड है और इसका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उतना क्या करेगा, इधर खींचने का कोशिश करेगा बोट को, और बोट का स्पीड ज्यादा होने का कारण क्या होगा, खींचने के बाद भी फिर भी ये आगे बढ़ता है, तो इतना जो खींचता है वो माइनस हो जाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इधर आपको वही बोला, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में दिया 8 km/h और स्ट्रीम का स्पीड 2 km/h दिया है। तो अपस्ट्रीम में अगर जाएगा, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, तो इधर आप देखिए जो बोट का जो स्पीड है 8 km/h और जो स्ट्रीम का जो स्पीड है 2 तो माइनस हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में अगर वो जा रहा है तो अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा, 6 km/h हो जाएगा। ठीक है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 km/h। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आंसर कि मैं बी आपको साफ साफ दिया है। ओके, फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं। इसका बाद बोला है एन आर्टिकल विथ ए मार्क प्राइस of ₹400 is sold at 2 successive discount of 15% and X for ₹272. What is the value of X? Successive discount मतलब लगातार अगर हम लोग 2 डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो इसमें बोलना है ₹400 की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% और X% की 2 क्रमिक छूट पर इसको 272 में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किसी भी एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना दे दिया है, इसमें 400 रुपीज आपको दिया है। ठीक है, तो 400 रुपीज आपको दे दिया, किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस है।
तो इसमें आपको 2 डिस्काउंट देना है, लगातार डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले जो मार्क प्राइस था 400, मार्क प्राइस 400 आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले आप लोग कितना डिस्काउंट दिया है, 15% का डिस्काउंट दिया है। तो 15 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, तो इसको काट करने के बाद 60 आपको डिस्काउंट दिया है। तो आपका वैल्यू तब क्या हो जाएगा, 400 माइनस 60 मतलब 340 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमने डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट आपको कितना परसेंटेज वो बताया नहीं है, ये लास्ट में कितना रुपया में बेचा, 272 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो देखो 340 रुपया भी कोई भी चीज को अगर हम लोग 272 रुपये में बेचते हैं तो उसका एक्चुअली कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखो 340 से अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 340 से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। माइनस करने के बाद आ जाएगा 8, इसका बाद आएगा 8, इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 68 आ गया है, मतलब 340 रुपये में हम लोग 68 रुपये का छूट दे रहे हैं। तो 1 रुपया में कितना छूट देंगे, 68 डिवाइड बाई 340, और 100 रुपीज में कितना छूट देंगे, 68 इंटू 100 डिवाइड बाई 340। ठीक है, तो 0 0 इधर कट जाएगा और 34 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 20% का डिस्काउंट दिया। तो पहले उसने 15% का डिस्काउंट दिया, उसका बाद 20% का डिस्काउंट दिया, तभी वो 400 रुपीज क्या हुआ, 272 रुपीज में बना, और तब वो उसको बेच दिया है 272 में। ठीक है, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर की में भी आप देखिए 20% आपको साफ साफ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आगे चलता हूं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 kg इज 20 ग्राम। तो इसमें आपको व्हाट परसेंट बोले, इसको सॉल्व करने का मैं आसान तरीका आपको बता देता हूं, बहुत आसान तरीका है। तो इसमें व्हाट परसेंटेज जब भी देता है, व्हाट जब भी देता है तो आपको क्या कर लेना है, व्हाट परसेंटेज मतलब क्या कर लेना है, एक्स परसेंटेज। ठीक है, एक्स परसेंटेज आपको कर लेना है। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब ये एक मल्टीपल होता है। 2 kg देखो दोनों यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, इज आप देख सकते दिया है 20 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक्स परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा, एक्स अपन 100 हो जाएगा इंटू 2000 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखिए ये इधर चला जाएगा, मतलब 2000 एक्स इज इक्वल टू 2000, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1%। ठीक है, तो आंसर की में भी सी दिया है, ये भी समझ में आ गया। तो व्हाट परसेंटेज, ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तब एक्स परसेंटेज आपको कर लेना। इसका ऑफ मतलब मल्टीपल, और 2 kg दोनों के यूनिट समान करना है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। इज मतलब इज इक्वल टू और 20 ग्राम। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करो थोड़ा सा। हाँ, 17 नंबर, इफ 20% ऑफ 965 इज माइनस 69% ऑफ x इज इक्वल टू 210.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जस्ट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। 25% ऑफ 965 मतलब 25% इंटू 965 माइनस 69% मतलब 69 अपर 100 ऑफ x इज इक्वल टू 210.2। ठीक है, तो 20% मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 20 अपन 100। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा। कितना हो रहा है आप देखिए, इधर हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, 24,125 माइनस 69। ठीक है, 69x हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आप लोग किए तभी तो ऐसा आ रहा है ना, एलसीएम आप लोग का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका बाद आपको आ जाएगा 210.2। तो आपको कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूं, 24,125 माइनस 69x इजिकल टू 210.200। ठीक है, सॉरी 2 जस्ट 10 होगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, माइनस 69x इजिकल टू ए उधर जाएगा तो इधर इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 3105। तो x का वैल्यू आ गया, इसको जब भी आप लोग काटाकाटी करेंगे तो 45 आ गया।
ठीक है, तो x का वैल्यू 45 आ गया है, मतलब अब देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन आपको खुद कर लेना है, उतना भी डिफिकल्ट है नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है, पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 2525, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 3125 and the average monthly income of P and R is 2600. Find the monthly income of P. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या वो आपको निकालना है। तो देखो P का मंथली इनकम कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है, और P किस किस में कॉमन है वो आपको देख लेना है, तभी वो निकाल के आएगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं P और Q का मंथली एवरेज इनकम 2525, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q, एवरेज इनकम अगर 2525 होता तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, 2525 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 5050 आ गया। ठीक है, इसका बाद नीचे आप देखिए, मतलब P का निकालना है इनकम, तो P किस में कॉमन है वो आपको करना पड़ेगा। तो P प्लस R इजिकल टू क्या हो जाएगा, P प्लस R इजिकल टू हो जाएगा 2600 था, इसको भी आपको 2 से मल्टीपल करना, 500 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको साइन चेंज कर देना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा Q माइनस R इजिकल टू आ जाएगा आपका 150। ठीक है, आपका इधर 150 आ गया है, और Q प्लस R का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, Q प्लस R का वैल्यू आपको दे दिया है 3125, मतलब इसको जब भी आप लोग एवरेज से टोटल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6250। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो 2Q इजिकल टू आपका आ जाएगा 6100, 100 आ जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा 3050, तो Q का वैल्यू देखो निकाल के आ गया है। ठीक है, तो Q का वैल्यू अगर इससे निकाल के आ गया तो P का वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि P प्लस Q इजिकल टू आप लोग क्या किए थे 5050। ठीक है, इसमें से Q का वैल्यू अगर आप लोग निकाल दें तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा 5050 माइनस 3050। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा 2000, तो आप देखिए 2000 रुपया इसका P का वैल्यू आ गया। आंसर की में भी यही दिया है। ठीक है, समझ में आ गया है, पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे जब भी जिसका इनकम दिया है उसका किसमें कॉमन है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, P सेल्स हिज गुड 50% चीपर देन Q बट 50% dearer देन R, फाइंड द चीपेस्ट वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें हिंदी में आप पढ़िए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। P Q की तुलना में अपनी वस्तुएं 50% सस्ती बेचता है। ठीक है, मतलब P क्या कर रहा है और Q और इधर R। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं जो Q जिसमें बेच रहा है, Q अगर 100 रुपीज में बेच रहा है तो Q अगर 100 रुपीज में बेच रहा है तो P किस में बेचेगा 50% सस्ती में, मतलब लॉस में, तो ये 50 में बेचेगा। ठीक है, और इसमें बोला परंतु R की तुलना में 50% अधिक है, मतलब R का तुलना में क्या होता है, P 50% ज्यादा प्राइस में बेच रहा है, मतलब सबसे कम प्राइस में कौन बेच रहा है, R बेच रहा है। ठीक, क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि सबसे चीपेस्ट वन में कौन बेच रहा है, R बेच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए आंसर की में ए आपको दिया है। समझिए, इसमें आपको बोला है कोई भी एक वस्तु है जो Q जिसमें बेच रहा है 50% कम रेट में P बेच रहा है, तो ये अगर 100 में बेचेगा तो ये 50 में बेच रहा है। और बोला है R जिसमें बेच रहा है, मतलब कि P जिसमें बेच रहा है R उससे भी 50% सस्ता है। ठीक है, मतलब सबसे चीप कौन सा है, R हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा डिस्कशन करने का कुछ नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट अमाउंट विल ₹800 प्रोड्यूस इन 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसमें 20 जो क्वेश्चन मैथ से पूछा है, 20 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन
सिंपल इंटरेस्ट से मिला है। तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला, बट मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है 800, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8%, टाइम आपको दे दिया है 3 इयर्स, आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट। तो सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आपको जो वैल्यू है इसका साथ ऐड कर देना, क्योंकि इंटरेस्ट आपको नहीं पूछा टोटल कितना होगा, 850 से टोटल कितना बनेगा वो आपको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या हो जाएगा, इधर आपको पीटी आर मतलब 800 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, 64 इंटू 3 12 192, ठीक है। तो इधर 192 आ गया, मतलब इंटरेस्ट 192 और प्रिंसिपल था 800, तो इधर 992 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं आंसर की में मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। देखो अभी मैं साइंस का क्वेश्चन बताऊंगा। साइंस का क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कशन करने का कुछ नहीं है, मैं ए सीरीज चालू कर रहा हूं और टेस्ट सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। Who postulated the fluid mosaic model of the cell membrane? कोशिका झिल्ली के द्रव मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोसेक मॉडल की किसने संशोधित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की में ए दिया है, मतलब सिंगर एंड निकोलसन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने फ्लूइड मोसेक मॉडल का सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोसेक मॉडल होता है वो किसने पोस्टुलेट किया था, संशोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ गिवन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड हाउ विल अफेक्ट इट्स वेवलेंथ। तो इसमें बोला है यदि दिया गया वेग की ध्वनि तरंग की आवृत्ति बंद जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तो ये उसकी तरंग वेवलेंथ की क्या प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका वेवलेंथ भी कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक क्वेश्चन पूछा था क्या यूज होता है इलेक्ट्रिकल वर्क एंड प्लम्बिंग के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब उसको कंडक्टिविटी होना चाहिए, तो कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा था व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, छोड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैटायन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड बी 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हैं, मैं आपको बहुत बार बताया हूं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं फोर्स तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कुछ भी है, सोचो फोर्स हम लोग 100 दे रहे हैं, बट वर्क डन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, मतलब इधर 0 हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी शायद 0 है, इसलिए तो वर्क डन 0 हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में अगर 1 भी होता तो क्या हो जाता है? वर्क डन तक होता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए वर्क डन 0 होता है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करना होगा मैं डिस्कशन कर दूंगा। व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय फ्लूइड डिजीज। तो बॉडी का कौन सा पार्ट फ्लूइड डिजीज से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इन द exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज। पदार्थ की वो मात्रा जिसमें कणा की उतनी संख्या होती है जितनी कार्बन 12 की सटीक 12 ग्राम मात्रा में परमाणु की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? कोई भी एक पदार्थ है उसमें उतनी संख्या होती है, कोई भी एक पदार्थ है उसमें उतनी संख्या होता है जिसमें कार्बन 12 की 12 ग्राम मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मोल, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन। तो एक वयस्क
मानव शरीर में कितना हड्डियां होता है, तो 206 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्कशन करने का कुछ नहीं है। द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across the ends provides its dash remains the same। इसमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एक मेटालिक वायर से जा रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का साथ। मतलब इधर आपको क्या बोल रहे हैं, I प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहता है। ओके, इधर आपको वही बोला है। तो तब क्या स्थिर रहता है, तो तब टेम्परेचर स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो ये ओम्स लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। A cylindrical wire of length L and radius R has a resistance R. The resistance of another wire of the same material but twice its length and 1/4 of its radius। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो एक सिलिंड्रिकल वायर दिया है जिसका लेंथ आपको दे दिया है L और रेडियस आपको R दिया था, पहले दिया था। सेकंड में क्या बोला है, अनदर वायर में बोला है पहले जो लेंथ था उसका लेंथ क्या हुआ, उसका लेंथ 2 गुना हो गया और उसका जो रेडियस था वो 1/4 हो गया, मतलब कम हो गया। तो देखो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो पहले था, ये पहले था, उसका बाद क्या बोला, जो दूसरा वायर है उसका लेंथ बढ़ गया, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा 2L हो गया। ओके, और इसका जो रेडियस होगा 1/4 हो गया। पहले जो एरिया था, देखो एरिया क्या होता है, एक वायर मतलब वायर इस टाइप का होता है, तो एक सिलेंडर शेप का होता है। तो सिलेंडर का आप लोग जानते हैं ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, एक सर्कल टाइप होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया, पहले इधर ए की जगह आप लोग बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो इधर आर स्क्वायर अभी क्या हो गया, कम हो गया, तो इधर जो आर होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका बाद क्या हो जाएगा, रो इंटू 2L आर स्क्वायर अपन 16 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग ऊपर लेके जाएंगे तो रो इज इक्वल हो जाएगा क्या, 16 इंटू 2 मतलब 32L बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब आप लोग पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो बाकी आप देखिए सब कुछ सेम है। तो इधर क्या डिफरेंस हो रहा है, इधर आपको रो 32L अपन एरिया आ रहा है, एरिया मतलब भी पाई आर स्क्वायर, बट पहले क्या था, पहले रो L बाई ए था। मतलब कितना उसमें मल्टीपल हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 32R, रेजिस्टेंस उसका 32 गुना हो रहा है। ठीक है, आपको इक्वेशन समझ में आ गया। तो देखो जिसमें जितना डिस्कशन करना होगा मैं आपको समझा देता हूं। तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। इसमें से इसको क्या क्या था, 2L किया था और नीचे एरिया मतलब ये क्या होता है, पहले पाई आर का था, अभी इसका पाई आर का जगह इसको ऐसे कर दिया, मतलब रेडियस 1/4 हो गया। तो इधर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो इधर एक्चुअली 32L नीचे आर स्क्वायर हो गया, मतलब एक्चुअली 32 गुना रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो। मुंह का पीएच डैश होने पर दांत निकालना शुरू हो जाते हैं। तो मुंह का पीएच कितना होता है तब दांत निकालना शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5.5। जब भी होता है तो क्या हो जाता है, जितना 7 से आगे आता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है, मतलब 7 से अगर 6 आएगा उतना एसिड होगा, 6 से 5 आएगा उतना एसिड होगा, 1 में सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो 5.5 मतलब एसिडिक है। तो एसिडिक होने के कारण टूथ डीके, टूथ क्षय होना स्टार्ट होता है। शुरू कर दीजिए, किच्छु कर दो मेरे को नहीं अच्छे तो हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल लिवर चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ए व्हील बैरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्लास लिवर।
तो लिवर चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको फर्स्ट क्लास, थर्ड, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लिवर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लिवर में एक क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास लिवर में क्या रहता है, एफ मतलब फाल्क्रम बीच में रहता है लोड और एफर्ट का। सेकेंड क्लास लिवर में लोड बीच में रहता है फल्क्रम और एफर्ट का। और थर्ड क्लास लिवर में एफर्ट बीच में रहता है फल्क्रम और लोड का। ठीक है, तो बीच में क्या रहता है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट क्लास लिवर से। तो व्हील बैरो लिवर, व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किस लिवर हो जाएगा, सेकेंड क्लास लिवर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट weighs 980 न्यूटन if acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं आप लोगों को कहा, जिस क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करना जरूरी होगा मैं डिस्कशन करूंगा। तो साइंस का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट का मास निकालने के लिए बोला है और ऑब्जेक्ट का वेट दे दिया 980 न्यूटन। तो आप लोग जानते हैं वेट का फॉर्मूला होता है 900, वेट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं होता है m इंटू जी। m इंटू जी मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसमें से आपको दे दिया है 9.8 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 9.8 आपका इधर हो जाएगा इंटू मास, और वेट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में 980 न्यूटन। ठीक है, तो इधर जब आप लोग इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग ऐसे काटते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 kg। ठीक है, तो फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है, W इज इक्वल टू mg मतलब वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। साइंस का क्वेश्चन है, डिस्कशन करना है। जिस क्वेश्चन में डिस्कशन करना नहीं, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसे ही उसको डिस्कशन करके आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम N12 when speed of the light in both media are given। जब दोनों माध्यम में फोकस की चाल ज्ञात हो तो दूसरे माध्यम N12 के संदर्भ में पहला माध्यम के अपवर्तन का सूत्र क्या है। तो इसमें आपको जस्ट फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला ये हो जाएगा N12 इज इक्वल टू वेट, N12 इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये जस्ट लाइट चैप्टर का एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। पहला दिन है इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। ओके, लेट WE and WM be the weight of the object on earth and moon respectively। the ratio WE अपन WM is equal to। तो आप लोग जानते हैं अर्थ में, पृथ्वी में जितना वेट होता है, अगर पृथ्वी में 60 kg वेट होता है तो मून में कितना वेट हो जाएगा, उसका 1/6 वेट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10 kg। ठीक है, मून में 1/6 वेट हो जाएगा, जितना वेट पृथ्वी में होता है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनराइज। तो इसमें आपको बोल रहे हैं पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है। तो पहले सनराइज हो जाना और देर होके सनसेट होने का पीछे क्या कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक, इसमें हिंदी उतना में समझ में नहीं आ रहा है कि रूप में डैश निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी आपको बोला है कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन आपको करना पड़ेगा तो कैटालिसिस्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे, इसमें जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी, निकेल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ गार्लिक। अदरक का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो इसमें आपको देख लेना कौन सा है, क्योंकि ये जस्ट आपको याद रखने का क्वेश्चन है, उतना
डिटेल में आपको जानने का नहीं है, तो एलियम सैटिवम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉर डाइल्यूशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, मतलब किसी भी डाइल्यूटेड एसिड है उसको, किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, किसी भी घन एसिड है उसको जब डाइल्यूट करना पड़ेगा, तरल करना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, तो इधर जो ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑन इनटू वाटर, मतलब पानी में उस एसिड को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकोलॉजी किस का अध्ययन होता है, तो ओंकोलॉजी होता है कैंसर रिलेटेड स्टडी का अध्ययन होता है। तो आप देख सकते हैं सब वन लाइनर का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने का कुछ नहीं, बट आप लोगों को दिखाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। व्हाट आर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमोनी कॉमनली नोन एज, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैलोजन। ओके, और 17th नंबर ग्रुप में आता है। नेक्स्ट 17th नंबर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एग डज नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन, तो एग में अंडे में कौन सा न्यूट्रिशन या कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइटरी फाइबर नहीं होता, बाकी प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फैट तीनों चीज होता है। इसके बाद आपको बोला टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्कस्क्रू रूल यूज्ड, तो इनमें से किसे ज्ञात करने के लिए कॉर्कस्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय तत्व का या क्षेत्र का दिशा को पता करने के लिए कॉर्कस्क्रू रूल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स डज नॉट सबलाइम, निम्नलिखित में से किस ठोस का ऊर्ध्वपतन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको हम लोग खाद्य लवण कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट सेल डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन की गति को बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बायोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है, इफ ए साउंड वेव द पीक रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम कंप्रेशन वेयर प्रेशर एंड डेंसिटी इज हाई दैट इज कॉल्ड, तो इसमें बोल रहा है साउंड वेव जो एक मैकेनिकल वेव होता है, ओके, और लाइट वेव होता है ट्रांसवर्स वेव, तो इसमें जो आपको बोल रहा है साउंड वेव का जो पीक होता है, साउंड वेव ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसका जो पीक पोर्शन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्रेस्ट का नाम में भी जानते हैं, तो पीक या क्रेस्ट का नाम में हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग थ्रेड का बारे में पढ़े हैं, और ये नीचे हम लोग इसको क्या कौन सा नाम में जानते हैं, थ्रेड में तो हम लोग रूट कहते हैं, बट इसको कहते हैं ट्राउज, TROUGH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 वेट 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसे तो मैक्सिमम जगह में रहता है, बट जब आपको इस फॉर्मेट में दिया तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग व्हिच वन सेल गिव्स राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब इसमें बोल रहा है किसी भी एक सेल से जब उसका सेम दो टाइप सेल, किसी भी एक सेल है, उड़को किसी भी एक सेल है, तो ए सेल से जब दो सेम टू सेम सेल जेनरेट होता है, सेम आइडेंटिकल मतलब एकदम पूरा कॉपी करके जब सेल होता है, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं माइटोसिस। ठीक है, वैसे अगर 4 होता है, 4 आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। ठीक है, 2 जब भी होगा तो माइटोसिस है, जब 4 निकल के आएगा सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट तब हो जाएगा वो मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया, मलेरिया निम्नलिखित में से किसका कारण होता है, तो किसका कारण होता है, रैट, फ्लाइज या एनोफिलिक्स मॉस्किटोस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोफिलिक्स मॉस्किटोस। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का 1, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, तो समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव डैश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए 1 ATM। ठीक है,
तो टोटल 50 क्वेश्चन जो एनपीसीएल क्लास के लिए एनपीसीएल पेपर में आप लोगों को पूछा गया था, 50 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन कर दिया, मैथ का टोटल सॉल्यूशन दिया हूं, और जो साइंस का क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन देने का जरूरत है वो मैं आपको बताया हूं कैसे क्या आपको करना है। और जिस क्वेश्चन में जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, जस्ट कोई भी एक डेफिनेशन है, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। ओके, तो शायद क्लास अच्छा लगे है, और पहला दिन का क्लास था, थोड़ा इसीलिए लेट भी हो गया है, और इसका प्रोसेस भी हमें उतना नहीं पता, तो धीरे धीरे इसका क्लास का स्पीड भी बढ़ेगा। तो तब तक चैनल का साथ जुड़े रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी रिलीज होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। আরে ঘুমিয়ে গেলি? বন্ধ কর, তো দাদু করবে বন্ধ।